Hello student, welcome back to the channel. क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अफ्रीका के तट पर मैडागास्कर के पास ना समुद्र के ऊपर हवा का एक मामूली सा दबाव बदलता है। बिल्कुल। और यहाँ भारत के किसी सुदूर गांव में एक किसान की फसल तय हो जाती है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हाँ, मतलब या फिर आप देखिए कि दक्षिण अमेरिका के पास प्रशांत महासागर का पानी थोड़ा सा गर्म होता है और हमारे यहाँ शहरों में अचानक से पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? बिल्कुल लगता है, लेकिन ये कोई फिक्शन नहीं है। तो आज की इस विशेष और विस्तृत चर्चा में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम उसी विशाल, अदृश्य और अविश्वसनीय रूप से जटिल प्राकृतिक मशीनरी की गहराई में उतर रहे हैं, जिसे हम भारत का मॉनसून कहते हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ इसके लिए। और दिलचस्प बात यह है ना कि हम आमतौर पर मॉनसून को सिर्फ आसमान से गिरते पानी के रूप में देखते हैं। मतलब छाता निकाला, चाय पकोड़े खाए और बात खत्म। हाँ, एकदम बारिश मतलब पकोड़े। राइट। लेकिन असल में ये पूरी पृथ्वी के एक साथ सांस लेने जैसी प्रक्रिया है। एक ऐसा प्राचीन सिस्टम जो सिर्फ हमारी कृषि या अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे त्योहारों और यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के मूड को भी कंट्रोल करता है। एकदम सही कहा आपने। तो इस सिस्टम के पीछे काम करने वाले क्यों और कैसे को समझना सच में आंखें खोल देने वाला है। और जो नोट्स और विजुअल्स आज हमारे पास हैं, वो इस पूरी पिक्चर को बहुत साफ कर देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हमारा मिशन आज यही है कि मानसून सिर्फ बारिश क्यों नहीं है, ये डिकोड किया जाए। मानसून शब्द सुनते ही जो सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आती है वो है मौसम। असल में मैंने पढ़ा है कि इस शब्द की उत्पत्ति भी अरबी भाषा के शब्द मौसम से ही हुई है। जी बिल्कुल। कहा जाता है कि सदियों पहले जो अरब व्यापारी समुद्री रास्तों से व्यापार करने भारत आते थे ना, अच्छा, ने हवाओं की दिशा में होने वाले इस जादुई बदलाव को नोटिस किया था और वहीं से ये मौसम शब्द आया। क्या बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन है जिसका शिकार हम सब अक्सर होते हैं। हम मौसम और जलवायु यानी वेदर और क्लाइमेट, इन दोनों शब्दों को एक ही समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं। मुझे भी पहले यही लगता था। हाँ, और ये बुनियादी अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे क्रिकेट के एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझें तो मौसम ये है कि आज के मैच में विराट कोहली ने कैसा प्रदर्शन किया। हाँ, मतलब हो सकता है वो आज 0 पर आउट हो जाएं। बिल्कुल, या फिर शतक मार दें। ये बहुत ही अल्पकालिक है, यानी किसी एक जगह का आज या कल का हाल, जैसे आज आपका मूड कैसा है। अच्छा, और फिर जलवायु उनका पूरा बैटिंग एवरेज है जो सालों की मेहनत से बनता है। एकदम सटीक। जलवायु किसी बहुत बड़े इलाके में लंबे समय का, आमतौर पर कम से कम 30 साल या उससे ज्यादा का औसत पैटर्न होता है। तो किसी एक दिन अचानक बारिश का आ जाना मौसम है। राइट। लेकिन हर साल जून से सितंबर के बीच बारिश का एक फिक्स पैटर्न होना, वो जलवायु है। जैसे मौसम हमारा आज का मूड है और जलवायु हमारी पूरी पर्सनैलिटी है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। अब अगर भारत की इस बैटिंग एवरेज या जलवायु की बात करें ना, तो मैं हमेशा हैरान रह जाती हूँ। मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि एक ही देश में इतनी चरम सीमाएं, इतने एक्सट्रीम्स कैसे हो सकते हैं। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो यही एक्सट्रीम्स है। हाँ, मतलब एक तरफ राजस्थान का थार रेगिस्तान है जहाँ गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। भयंकर गर्मी। मतलब इतनी भयंकर गर्मी कि सड़क पर पापड़ सिक जाए। और वहीं दूसरी तरफ सर्दियों में जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में पारा -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहाँ इंसान का खून भी जम जाए। और सिर्फ तापमान ही क्यों, बारिश के पैटर्न का ड्रामा भी उतना ही बड़ा है। वो कैसे? आप पूर्वोत्तर में मेघालय को देखिए, वहां साल भर में 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। बाप रे, 400 सेंटीमीटर। हाँ, और उसी समय उसी देश में उत्तर में लद्दाख या पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों को देखें तो पूरे साल में मुश्किल से 10 सेंटीमीटर पानी भी नहीं गिरता। ये तो सच में अजीब है। एक ही देश की सीमाओं के भीतर एक ही समय में प्रकृति के इतने अलग अलग रूप सच में अद्भुत हैं। यही तो मेरे पल्ले नहीं पड़ता। एक ही देश है, एक ही जमीन का टुकड़ा है, फिर इतनी अलग अलग स्थितियां कैसे बन रही हैं? आखिर इस मौसम की रिमोट कंट्रोल को चला कौन रहा है? प्रकृति के पास इस रिमोट कंट्रोल में 6 मुख्य बटन होते हैं।
और ये बटन पूरी दुनिया में कहीं की भी जलवायु तय करते हैं। अच्छा, 6 बटन? कौन कौन से? पहला है उच्चावच यानी जमीन की बनावट, मतलब पहाड़ हैं या मैदान हैं। दूसरा है अक्षांश या लैटिट्यूड, यानी आप भूमध्य रेखा से कितनी दूर हैं। विषुवत रेखा से दूरी। बिल्कुल। तीसरा है समुद्र तल से आपकी ऊंचाई, जिसे तुंगता कहते हैं। चौथा बटन है हवा का दबाव और पवन तंत्र। ओके। पांचवा है समुद्र से आपकी दूरी। और छठा और आखिरी बटन है महासागरों में बहने वाली जलधाराएं, यानी ओशन करंट्स। तो ये 6 जलवायु कारक मिलकर तय करते हैं कि कहाँ झमाझम बारिश होगी और कहाँ रेगिस्तान बनेगा। मतलब ये तो एक पूरी भौगोलिक प्रयोगशाला हो गई भारत के लिए। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर हम इन्हें सीधे भारत के नक्शे पे रखकर देखें तो ये बटन कैसे काम कर रहे हैं? मतलब सबसे पहले तो मुझे वो काल्पनिक रेखा नजर आती है जो भारत को बिल्कुल बीच से काटती है, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये एक रेखा भारत को 2 अलग-अलग दुनियाओं में बांट देती है। इसका जो दक्षिणी हिस्सा है ना, हाँ, वो भूमध्य रेखा के काफी करीब है, इसलिए वो उष्णकटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन में आता है। अच्छा, तो वहाँ ज्यादा गर्मी रहती होगी। हाँ, वहाँ साल भर अच्छी खासी गर्मी रहती है और मौसम में बहुत ज्यादा नाटकीय बदलाव नहीं आते। लेकिन जैसे ही आप कर्क रेखा के उत्तर में जाते हैं, मतलब दिल्ली पंजाब की तरफ। बिल्कुल, उसे उपोष्ण कटिबंध या सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। वहाँ का मिजाज बिल्कुल बदल जाता है। वहाँ कड़ाके की सर्दियां भी होती हैं और झुलसाने वाली गर्मियां भी। और उस उत्तरी हिस्से की रखवाली के लिए उत्तर में एक बहुत ही विशाल दीवार भी तो खड़ी है, हमारे हिमालय पर्वत। मैं हमेशा सोचती थी कि हिमालय सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ हैं जो हमारी सुंदरता बढ़ाते हैं, पर्यटन के लिए अच्छे हैं। लेकिन जलवायु के मामले में तो ये एक बहुत बड़े शील्ड या सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है ना। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो सोचिए कि अगर हिमालय न होता तो क्या होता। क्या होता? मध्य एशिया की तरफ से जो जमा देने वाली बर्फीली और एकदम सूखी हवाएं चलती हैं। हाँ, जो रूस और चीन की तरफ से आती हैं। राइट, हिमालय उन्हें भारत में घुसने से सीधे तौर पे रोकता है। अगर वो पर्वत श्रृंखला वहां नहीं होती तो उत्तर भारत आज उपजाऊ मैदानों और घनी आबादी वाला क्षेत्र नहीं होता। तो क्या होता? वो एक बेहद ठंडा, बंजर और सूखा रेगिस्तान होता। बिल्कुल। मतलब हमारी पूरी सभ्यता का नक्शा ही कुछ और होता। बाप रे, मतलब हमारी पूरी कृषि, हमारी नदियां, सब कुछ उसी एक पर्वत श्रृंखला की वजह से सुरक्षित है। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। बिल्कुल है। लेकिन जमीन की इस बनावट के अलावा हवाओं के चलने का भी एक बहुत ही अजीब विज्ञान इन स्रोतों में दिया है। मैंने यहाँ कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ा। कहा जाता है कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की वजह से जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। इसे शायद फेरेल का नियम भी कहते हैं। हाँ, फेरेल का नियम। लेकिन सच में मैं थोड़ा इस पर पुशबैक देना चाहूंगी। क्या सिर्फ पृथ्वी के लट्टू की तरह घूमने मात्र से हवा का रास्ता इतना मुड़ जाता है कि वो अपनी दिशा ही बदल ले? मुझे तो ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। ये पहली बार सुनने में अजीब लगता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसे एक बहुत ही मजेदार तरीके से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े गोल घूमने वाले झूले पर बैठे हैं। वो जो बच्चों का मेरी गो राउंड होता है? एकदम वही। उसके बिल्कुल किनारे पर आप बैठे हैं और झूला बहुत तेजी से गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा है। अब आप झूले के बिल्कुल बीच में खड़े किसी इंसान की तरफ सीधे एक गेंद फेंकते हैं, क्या होगा? तो गेंद तो उस इंसान तक सीधे पहुंचेगी ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि जब तक गेंद हवा में सफर करेगी वो इंसान झूले के घूमने की वजह से अपनी जगह से आगे खिसक चुका होगा। सटीक, एकदम सही पकड़ा आपने। और जो व्यक्ति गेंद फेंक रहा है उसे ऐसा लगेगा जैसे गेंद हवा में ही रहस्यमयी तरीके से मुड़ गई है। ओह, तो पृथ्वी भी उसी? हाँ, पृथ्वी भी उसी विशाल झूले की तरह है जो लगातार पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। इस लगातार घूमने की वजह से जो हवाएं सीधे उत्तर या दक्षिण की ओर जानी चाहिए थीं, वे एक तरफ मुड़ जाती हैं। अच्छा। और इसी अदृश्य घुमाव वाले बल को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। और यही वो बल है जो समुद्र से भारत की तरफ आने वाली मानसूनी हवाओं को मोड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा से ले आता है। अब मुझे पल्ले पड़ा। तो मानसूनी हवाओं के इस खास तिरछे रास्ते के पीछे पृथ्वी का ये लगातार घूमना जिम्मेदार है। कमाल की बात है ना? और इसी हवा के खेल में एक और चीज है जो मुझे हमेशा किसी फाइटर जेट का नाम लगती है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा। ये जेट स्ट्रीम क्या बला है? जेट स्ट्रीम को आप वायुमंडल के बहुत ऊपर लगभग 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली हवा की एक बहुत तेज नदी समझ सकते हैं। हवा की नदी? हाँ,
और ये इतनी तेज होती है कि कभी-कभी इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर चली जाती है। बाप रे। सर्दियों के समय ये जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण में बहती है और अपने साथ दूर भूमध्य सागर की तरफ से नमी और तूफानों को खींचकर उत्तर पश्चिम भारत में ले आती है, जिन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो ये ऊपरी हवाओं की नदियां और पृथ्वी के घूमने से मुड़ती हुई पवनें तो एक बात हो गई। लेकिन अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। वो मेन इंजन या मशीनरी क्या है जो गर्मी के मौसम में अचानक से इन काले घने मानसूनी बादलों को खींचकर हमारे सिर के ऊपर ले आता है? बिल्कुल। इसके पीछे बताया गया है कि 5 बहुत ही महत्वपूर्ण चरण काम करते हैं। बिल्कुल, 5 चरण। और पहला चरण तो बहुत ही बेसिक साइंस है, मतलब जमीन का भयंकर गर्म होना और समुद्र के पानी का उसकी तुलना में ठंडा रहना। हाँ, ये भौतिकी का एक बहुत ही सीधा सा उसूल है। जब कोई चीज गर्म होती है तो वो फैलती है और हल्की होके ऊपर उठती है। गर्मियों में भारत का विशाल भूभाग, खासकर जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है ना, राजस्थान और उसके आसपास का, वो भयंकर गर्म हो जाता है। वहां की हवा इतनी गर्म होती है कि वो हल्की होकर अंतरिक्ष की तरफ, मतलब ऊपर उठने लगती है और नीचे जगह खाली हो जाती है। बिल्कुल। जमीन पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम या निम्न दाब, जिसे लो प्रेशर कहते हैं, बन जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर का पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। वहां हवा भारी रहती है और उच्च दाब यानी हाई प्रेशर बना रहता है। और हवा का एक ही नियम है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है, उस खाली जगह या वैक्यूम को भरने के लिए। एग्जैक्टली। लेकिन इस प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए एक दूसरा चरण भी है, ITCZ का खिसकना। रुको, ITCZ, ये सुनने में किसी सरकारी टैक्स विभाग या मतलब किसी कॉर्पोरेट ऑफिस का नाम लग रहा है। ये असल में है क्या और ये कैसे खिसकता है? नहीं, ये कोई टैक्स विभाग नहीं है। ITCZ का फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ओके। आसान भाषा में समझें तो ये भूमध्य रेखा के पास पूरी पृथ्वी के चारों ओर लिपटी हुई एक ऐसी पेटी या बेल्ट है जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं आपस में आकर टकराती हैं। अच्छा, हवाओं के टकराने की जगह। हाँ, आप इसे हवाओं का एक ग्लोबल कोलिजन हाईवे मान सकते हैं। और ये बेल्ट फिक्स नहीं होती, ये सूरज की रोशनी और तापमान के हिसाब से ऊपर नीचे खिसकती रहती है। गर्मियों में जब सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं ना, तो ये पूरी की पूरी हवाओं के टकराने वाली बेल्ट खिसककर उत्तर भारत के गंगा के मैदानों के ठीक ऊपर आ जाती है। मतलब हवाओं को अपनी ओर खींचने वाला एक बहुत बड़ा हाईवे सीधे हमारे उत्तर भारत के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब बात समझ आए जी। और इस पूरी मशीन को जोरदार धक्का लगाने का काम करता है हमारा तीसरा चरण, जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर घट रहा है, अफ्रीका के पास मेडागास्कर में। वहां समुद्र के ऊपर एक बहुत ही ताकतवर हाई प्रेशर एरिया बनता है। हाँ, आप इसे एक विशाल टेबल फैन की तरह सोच सकते हैं। मेडागास्कर के पूर्व में बना ये हाई प्रेशर एरिया हवाओं को पूरी ताकत से भारत के उस लो प्रेशर वाले वैक्यूम की तरफ धकेलता है। एक तरफ से हवा को धक्का दिया जा रहा है और दूसरी तरफ से तिब्बत का पठार उन्हें चुंबक की तरह खींच रहा है, जो कि हमारा चौथा चरण है। मुझे ये तिब्बत के पठार वाला कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प लगता है। वो कैसे? ऐसा लगता है जैसे हमारी रसोई में गैस का एक बहुत बड़ा हीटिंग एलिमेंट या कोई विशाल ओवन चालू कर दिया गया हो। ये पठार समुद्र तल से बहुत ऊंचा है और गर्मियों में ये इतनी तेजी से गर्म होता है कि इसके ऊपर की हवा भयंकर रूप से गर्म होकर सीधे ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल ऊपर उठने लगती है। बिल्कुल। और ये एक और जबरदस्त वैक्यूम क्रिएट करता है जो मेडागास्कर से आने वाली नमी भरी हवाओं को तेजी से अपनी ओर बुलाता है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने, ओवन वाला। और फिर आखिरी यानी 5वां चरण में जो पछुआ जेट स्ट्रीम की बात हमने पहले की थी, हाँ, हवाओं की नदी, वो गर्मियों में हिमालय के उत्तर की तरफ विस्थापित हो जाती हैं, खिसक जाती हैं, जिससे इस पूरे मानसूनी इंजन को अपना काम करने के लिए बिना किसी रुकावट के एक खुला रास्ता मिल जाता है। ये पूरा सिस्टम कितना बारीक और कितना सिंक्रोनाइज्ड है। मेडागास्कर का पंखा है, तिब्बत का हीटर है, ITCZ का हाईवे है, सब कुछ एक साथ मिलके काम कर रहा है। लेकिन हर मशीन में कभी ना कभी कोई खराबी तो आ ही सकती है। मैंने अल नीनो के बारे में बहुत सुना है। जब भी न्यूज़ में अल नीनो का नाम आता है तो सूखे और कम बारिश की भविष्यवाणियां होने लगती हैं। ये अल नीनो हमारे इस परफेक्ट मॉनसूनी इंजन को कैसे खराब कर देता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अल नीनो वास्तव में प्रशांत महासागर में होने वाली दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन की एक घटना है। मतलब पेरू के पास? हाँ,
सामान्य दिनों में दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के पास का समुद्र काफी ठंडा रहता है, लेकिन कुछ सालों में किन्हीं जटिल कारणों से वहां का पानी अचानक गर्म होने लगता है। अब पानी गर्म होने का मतलब है कि वहां की हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी और पेरू के पास एक नया लो प्रेशर बन जाएगा। अच्छा, तो जो हवाएं मेडागास्कर से उठकर सीधे भारत की तरफ आ रही थीं, वे अब उस नए लो प्रेशर की तरफ खिंचने लगेंगी। मतलब उनका रास्ता भटक जाएगा। ठीक यही होता है। पेरू के पास बनने वाला वो गर्म पानी का क्षेत्र भारतीय मानसून की हवाओं को अपनी तरफ चुराने लगता है। हमारी तरफ आने वाली नमी उधर प्रशांत महासागर की तरफ मुड़ जाती है और भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है, जिससे सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसे ENSO यानी अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन भी कहते हैं। क्या बात है। यह हमें बताता है कि हमारी जलवायु कितनी आपस में जुड़ी हुई है। पेरू के समुद्र का तापमान सीधे तौर पर भारत के किसी गांव के किसान की रोजी रोटी तय कर रहा है। ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाला तथ्य है। ये विशाल इंजन साल भर काम करता है और इसी वजह से हमारे देश में मौसम का एक बहुत ही स्पष्ट चक्र बनता है, जिसे हम ऋतुएं कहते हैं। बिल्कुल। अगर हम इन 4 ऋतुओं के सफर पर निकलें तो शुरुआत सर्दियों से होती है। नवंबर से फरवरी तक चलने वाली शीत ऋतु। उत्तर भारत में तापमान 10 से 15 डिग्री के बीच रहता है, कड़ाके की ठंड पड़ती है। लेकिन अगर आप उसी समय चेन्नई चले जाएं तो वहां का तापमान 24 से 25 डिग्री के आसपास रहता है, जो बिल्कुल सुहावना लगता है। दक्षिण में ऐसा समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण होता है। आसान भाषा में कहें तो समुद्र एक बहुत बड़े प्राकृतिक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, जो अपने आसपास के तापमान को न तो बहुत ज्यादा बढ़ने देता है और न ही बहुत ज्यादा गिरने देता है। इसलिए तटीय इलाकों में हमेशा एक सा मौसम रहता है। जी, लेकिन उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान आसमान से एक खास तरह का तोहफा भी गिरता है। आप महावट की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही। ये वही सर्दियों की बारिश है जो उन ऊंचाई पर बहने वाली जेट स्ट्रीम हवाओं के जरिए पश्चिमी विक्षोभ के रूप में यहाँ पहुँचती है। और किसानों के लिए, खासकर रबी की फसल जैसे गेहूं उगाने वालों के लिए, ये महावट किसी सोने की बारिश या वरदान से कम नहीं है। हाँ, फिर जैसे ही मार्च का महीना आता है, सूरज की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं और गर्मी का तांडव शुरू हो जाता है। ये ग्रीष्म ऋतु मई तक चलती है और उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति लू के नाम से ही कांप उठता है। लू तो बहुत खतरनाक होती है। ये धूल भरी भयंकर गर्म और शुष्क हवा किसी को भी झुलसाकर बीमार कर सकती है। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मौसम की जो सबसे अजीब बात मुझे लगती है वो है अलग अलग इलाकों में गर्मी के अंत में होने वाली स्थानीय घटनाओं या प्री मॉनसून बारिश के अलग अलग नाम। हाँ, स्थानीय भूगोल इन क्षेत्रीय मौसम की घटनाओं को जन्म देता है। जैसे एक तरफ बंगाल है जहां इस पूर्व मानसूनी बारिश को काल बैसाखी कहा जाता है। काल यानी विनाश, क्योंकि ये भयंकर तूफानों और तेज डरावनी हवाओं के साथ आती है और काफी तबाही मचाती है। लेकिन वहीं अगर आप दक्षिण भारत में जाएं, खासकर केरल और कर्नाटक की तरफ, तो वहां इन शुरुआती बौछारों को आम्र वर्षा कहा जाता है। ये विरोधाभास बहुत ही खूबसूरत है। बंगाल में जमीन की भयंकर गर्मी जब अचानक समुद्र से आने वाली नमी से टकराती है तो वो हिंसक तूफानों का रूप ले लेती है। बिल्कुल। लेकिन दक्षिण में मौसम थोड़ा अलग होता है और यही हल्की बारिश आम की फसल को जल्दी पकने में मदद करती है, इसलिए इसे आम्र वर्षा जैसा इतना मीठा और लाभदायक नाम दिया गया है। और फिर आता है जून का महीना, वो समय जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहता है, मानसून का आगमन। इसे मानसून प्रस्फोट या बर्स्ट ऑफ मानसून भी कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पहले दिन हल्की बूंदाबांदी हुई और धीरे धीरे बारिश बढ़ी। ये तो जैसे अचानक आसमान फट पड़ने जैसा होता है। हाँ, भारी बारिश शुरू होती है और अचानक से वृद्धि हो जाती है। और यहाँ भारत का जो प्रायद्वीपीय आकार है, यानी जो वी शेप है, जो हिंद महासागर में घुसा हुआ है, वो इस मानसूनी हवा को 2 शाखाओं में चीर देता है। अच्छा, 2 अलग रास्ते बन जाते हैं। हाँ, एक शाखा अरब सागर की तरफ से आती है और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ से। लेकिन मॉनसून का ये सफर हमेशा के लिए तो नहीं होता। अक्टूबर नवंबर आते आते ये सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है और मॉनसून की वापसी शुरू हो जाती है, जिसे हम लौटता हुआ मॉनसून कहते हैं। लेकिन यार, ये जो वापसी का समय है ना, ये बहुत ही परेशान करने वाला होता है। इसे अक्सर क्वार की उमस या अक्टूबर हीट कहा जाता है। हाँ, ये वो समय है जब बारिश रुक चुकी होती है, स्वच्छ आकाश होता है और सूरज की तेज धूप सीधे जमीन पर पड़ती है।
लेकिन जमीन के अंदर मानसून का बहुत सारा पानी नमी के रूप में मौजूद रहता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही एहसास है जैसे आप अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर निकले हो, लेकिन हवा में इतनी ज्यादा नमी हो कि आपको तुरंत फिर से पसीना आ जाए। और वो पसीना सूखे ही ना। हाँ, और इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। ये उच्च तापमान और आर्द्रता का बड़ा ही कष्टकारी मेल है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। विज्ञान की भाषा में हवा में इतनी ज्यादा आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी होती है कि हमारे शरीर का पसीना वाष्पीकृत नहीं हो पाता। शरीर खुद को प्राकृतिक तरीके से ठंडा नहीं कर पाता, इसलिए हमें भयंकर चिपचिपाहट महसूस होती है। तो मानसून ने देश भर में दस्तक दी, गर्मी से राहत दिलाई, उमस से परेशान किया और लौट गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पूरे देश में बराबर बरसता है? हमने शुरुआत में एक्सट्रीम्स की बात की थी। मेघालय में मासिनराम एक ऐसी जगह है जिसका नाम दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह के तौर पर दर्ज है। वहां इतना ज्यादा पानी क्यों गिरता है? मासिनराम की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही अनोखी है। वो 3 तरफ से खास आकार की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अच्छा। जब बंगाल की खाड़ी से नमी से भरे बादल वहां पहुंचते हैं तो वे उन पहाड़ियों के बीच एक कीप या फनल में बुरी तरह फंस जाते हैं। बादल बाहर नहीं निकल पाते, ऊपर उठने को मजबूर होते हैं, ठंडे होते हैं और अपना सारा का सारा पानी वहीं उड़ेल देने पर मजबूर हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान और लद्दाख जैसे कम वर्षा वाले इलाके हैं जो बूंद बूंद को तरसते हैं। यहाँ नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द दिया है, वर्षा की परिवर्तनीयता यानी वेरिएबिलिटी। मतलब बारिश का कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल। जहाँ पहले से बारिश कम होती है वहाँ ये अनिश्चितता और भी ज्यादा होती है। किसी साल अच्छी बारिश हो गई तो अगले 3 साल भयंकर सूखा पड़ सकता है। तो इस सब का मतलब क्या है? इसी अनिश्चितता की वजह से एक बहुत ही मशहूर कहावत बनी है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। ये सिर्फ खेती किसानी की बात नहीं है, ये शहरी जीवन को भी प्रभावित करता है। और अगर सांस्कृतिक रूप से देखें तो ये मॉनसून हमारे देश का एक बहुत बड़ा मेट्रोनोम है, यानी एक ऐसा यंत्र जो हमारी पूरी जिंदगी की ताल तय करता है। सही बात है। मॉनसून का जुआ वाला बिंदु सीधे तौर पर देश की खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। और सांस्कृतिक एकता की जो बात है, ये मॉनसूनी पवनें भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। हाँ, मतलब इतने बड़े देश में ये एक कॉमन धागा है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने एक अरबी शब्द मौसम से शुरू किया था और देखा कि कैसे हिमालय, मेडागास्कर, तिब्बत का पठार और कोरियालिस बल मिलकर भारत की नियति तय करते हैं। ये सब तंत्र मिलकर भारत को चलाते हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा, बिना किसी पक्षपात के, बस सोचने के लिए। बिल्कुल, बताइए। आज हमने देखा कि भारतीय मॉनसून पूरी तरह से जमीन और समुद्र के तापमान के अंतर और दबाव की एक बहुत ही नाजुक और सटीक व्यवस्था पर निर्भर करता है। का आवरण थोड़ा भी बदल जाए तो क्या होगा? ये तो डराने वाली बात है। क्या ये प्राचीन विशाल इंजन जो 1 अरब से अधिक लोगों का पेट भरता है, हमेशा इसी तरह काम करता रहेगा, या हम एक ऐसे बदलाव की कगार पे हैं जिसे हम अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहे हैं? ये सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये कोई छोटी मोटी मशीन नहीं है जिसे हम प्लग निकाल कर ठीक कर लेंगे। तो इस गहरे विचार के साथ आज की इस डीप डाइव चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस विशाल प्राकृतिक सिस्टम के बारे में पढ़िए, सोचिए और सवाल करते रहिए। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए।